सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे के लिए तलब किया गया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया गया है। यासिर मलिक से तफसीलात जानेंगे। यासिर, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल 29 फरवरी सुबह 10 बजे जो है वो तलब किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और जो 91 क्लास 2 के तहत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है उनकी जानिब से ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली जो होंगे, नए आने वाले जो मेंबरान होंगे, वो कल सुबह 10 बजे जो है वो अपना हल्फ उठाएंगे। तो इस हवाले से जो 6 मुगोइयाँ चल रही थी कि कौमी असम्बली का इजलास कौन तलब करेगा, उस हवाले से जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल सुबह 29 तारीख बारोज जो है वो अब कल सुबह जो है वो तलब किया गया है और कल सुबह 10 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा। जी ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज कलंदर का उर्स कल से शुरू है। मैंने वहाँ भी हाज़िरी दी और वहाँ की जाके इंतज़ामात जो हैं उर्स के उसका भी जायज़ा लिया और दिन ढलने से पहले मैं पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा तीसरी बार इस सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से नॉमिनेट किया। मैं अपने असेंबली मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे के कामयाब किया। बहुत मुश्किल सफ़र है जो हम काम छोड़ के गए थे। ख़ास तौर पे आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। और एक और जो टास्क दिया गया है वो है ख़ास तौर पे पीने का पानी। उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा, जल्द अपनी टीम भी बना लूँगा कायदीन की मुशावरत के बाद और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहा है और वो आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट में पता चल गया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें किसी भी इलेक्शन में और सबसे ज़्यादा वोट इन 2024 के इलेक्शन में लिए और मैं आपको बारहा ये जिक्र करता था जब भी आप दोस्तों से बात होती थी कि इंशाअल्लाह ताला हमने सिंध के लोगों की खिदमत की है और सिंध के लोग देख रहे हैं कि कौन उनके दुख सुख में उनके साथ होता है, कौन उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन अब जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया है तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। एक चीज़ और बता दूं कि बस दफ्तर में आते ही लगता है कि रब को इंतज़ार था। एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिले की पेशगोई है, उस सिलसिले में भी मैंने हिदायत इंतज़ामिया को दी और कल सुबह मेरी पहली मीटिंग इसी सिलसिले में होगी जो कि मैं महकमा मौसमियात, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले लोग, KMC, मेयर साहब मुल्क में नहीं है इस वक्त लेकिन वो भी ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन। हमें डिप्टी मेयर हैं मौजूद, वो होंगे मौजूद और उसके साथ साथ अपने के इलेक्ट्रिक वालों को भी बुलाया है ताकि कोशिश ये हो
کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو۔ ترجیحات پیپلز پارٹی کے 15 سال بعد بھی وہی ہیں، امن و امان کی صورتحال 15 سال پہلے بھی امن و امان کی صورتحال پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی ترجیح رہی ہے، آج بھی ترجیح وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، صفائی کا نظام سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، سڑکیں اور دیگر تعمیرات کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن آپ آتے ہی امن و امان کی صورتحال پر آپ کو جہاں میں کھڑا ہوں نا، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر یاد ہے 11 اگست کی؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہر حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے صوبے کا لا اینڈ آرڈر۔ تو ہم تو قائد اعظم کے اصولوں پہ چل رہے ہیں، اور میری سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے، اور باقی چیزیں بھی ذمہ داریوں میں آتی ہیں۔ اور یہ سارے کام مجھے ایک اور جگہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوشش ہم کرتے رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن 2008 میں جو تھی اس کے مقابلے میں 2024 میں بہت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ہم جو ہے اس سے غافل نہیں اپنی رسپانسبلٹی سے۔ باقی جو چیزیں ہیں ترجیحات کی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو 10 نکات ہیں، اور یہ تو آن گوئنگ چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح امن و امان۔ شاہ صاحب، آپ جب آئے تھے 2016 میں تو آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، لیکن حال ابھی تک جوں کا توں ہے، تو ان چیلنجز کو کس طرح نمٹیں گے؟ اس کے علاوہ کراچی آپ کے پاس ہے، ایک ہی کراچی ہے سب سے بڑا شہر، اس میں اسٹریٹ کرائم، زندگی غیر محفوظ، یہ معاملات کیسے کوئی ہنگامی اقدامات؟ سب سے پہلے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایمرجنسی بھی لگائی تھی، اور میں نے اس وقت منسٹرز کو پاورز بھی دیے تھے سارے، اور ابھی بھی وہ پاورز کنٹینیو کروں گا۔ اور دیکھیں اس سے بہتری آئی ہے، خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں۔ تو اب پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ جو سندھ صوبے کے اندر ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے خاطر خواہ بہتری لائے، لیکن ابھی تک ہم جیسے آپ مطمئن نہیں، ہم بھی مطمئن نہیں ہیں اس سے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس پہ لگیں گے، اور کہ ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی تیزی سے ریزالو کریں۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ٹرم ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے 50,000 سے اوپر ٹیچرز، ہم نے جو سب سے بڑا تھا کہ میرٹ پہ ٹیچرز بھرتی کرنا جو کہ بچوں کو پڑھا سکیں، وہ ہم کر کے گئے تھے، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ فرق نظر آئے گا۔ شاہ صاحب لے لیجیے گا، شاہ صاحب بھی لے لیجیے گا۔ اس کے بعد سب کو یہ دو کر لیں، پھر آپ اور جواد صاحب، اس وقت لوگ بھی یہ توقع کر رہے ہیں، آپ کی ایم پی ایز بھی، کہ کیبنٹ آپ اپنی کب بنائیں گے؟ اس مرتبہ تھوڑی تاخیر ہوئی، ہم ہمیشہ دیکھتے رہے، لیکن کیا اس کی کوئی خاص وجہ، اور کب تک کیبنٹ آ جائے گی؟ انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ضرور جو قائدین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کیبنٹ بنتی ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب دونوں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور وہ دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ان کے حلف برداری ہوگی، اور اس کے بعد ان کا جو پروسیس ہے اسپیکر چننا ہے، تو وہ 2-3 دن تھوڑے مصروف ہیں، اور اس وجہ سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے صلاح مشورہ ہو جائے تو جلد کیبنٹ ہو جائے گی، لیکن کام نہیں رکے گا، کام چلتا رہے گا۔ میں ون مین آرمی ہوں۔ اس کے بعد ادھر آ رہا ہوں نا، دو مجھے نہیں آج میں دیکھیں دونوں اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے دے سکوں۔ ابھی ہم آ رہے تھے نا، میں سیون شریف گیا تھا، جونیجر صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے ادھر مکیش بھی میرے ساتھ ہے چاولہ، اور ادھر بات ہوئی کہ سیون آپ نے دیکھا ہوگا آپ دوستوں نے، ایک طرف منچر جھیل ہے، دوسری طرف دریا ہے، بیچ میں کوئی 7-8 کلومیٹر کا پیسیج ہے، لیکن ادھر سے پانی نکالنا، جب برسات کا پانی اتنا آتا ہے اور وہ سارا منچر میں جمع ہوتا ہے، وہ تبھی پاسبل ہے کہ اگر دریا پانی لے۔ چائے چینل اس وقت ہم نے جو ہم کام کر کے گئے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے،
वहाँ काम किए और इसी तरीके से बदीन के अंदर भी काम किए। लेकिन बदीन में भी मसला ये है कि अगर समंदर फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इनके ऊपर हैं इंशाल्लाह ताला। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा और उस पर हम नजर रख रहे हैं। शाह साहब, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है। तो दूसरे सूबों में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, KPK में क्या हुआ। तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, इंशाल्लाह। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको दें कि तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया है। ये कहा गया है खबर एजेंसी की जानिब से। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने जिस खत का जिक्र हो रहा था, उनकी लीडरशिप की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो IMF को खत लिखेंगे इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत से मुतालिक। अब उससे मुतालिक ये खबर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ने IMF को ये खत लिख दिया है। खबर एजेंसी का इस हवाले से ये बताना है कि तहरीक इंसाफ ने IMF को ये खत लिख दिया है। गुज़िश्ता दिनों में जो रहनुमा हैं PTI के, उनकी जानिब से बार बार ये जिक्र किया जाता रहा कि जो बानी PTI हैं, उनकी जानिब से ये हिदायत की गई है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बन रही है, जो मुबैना धांधली हुई है इलेक्शन में, उसके ऊपर अपने कंसर्न्स वो लिखेंगे IMF को, और जो मुआहदे होने जा रहे हैं उससे मुतालिक उनको ये कहेंगे कि वो मुआहदे ना किए जाएं जब तक कि यहाँ पे जो इलेक्शन है उसकी शफाफियत को यकीनी ना बनाया जाए। उसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। जी वकार, क्या लिखा गया इस खत में, क्या नुक्ता उठाया गया PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि चेयरमैन PTI की जानिब से जो खत है वो लिखा गया है IMF को, जबकि जो गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये खत लिखा गया है। ताहम जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस खत के मतन बारे जब जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब और दीगर जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो इसके मंदरजात से मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो है वो अपने जो उसके मंदरजात हैं, उसका जो कंटेंट है उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। जो गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी है। वकार सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील बताई।